Welcome back. Prime Minister Narendra Modi has reached the venue of the BJP rally in West Delhi's Rohini. These are pictures that we are getting to you of the Prime Minister's motorcade reaching Rohini. He flew in a chopper just a short while back. We are being told we will cut across to the dais in a moment. The BJP's chief ministerial candidate Kiran Bedi was speaking just a short while back. There you see Prime Minister Narendra Modi with the BJP's chief ministerial candidate Kiran Bedi. Let's listen in. और दिल्ली की जनता ने आपको 7 सीटें दी आपके कहने पर, और उसके बाद से हालात बेहतर भी हुए हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसा कारण होगा कि जब एक बार 7 सीटें दिया है तो फिर दिल्ली की जनता उससे कम देगी। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा ही देगी। मैं प्रधानमंत्री जी का कहूंगा, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो स्वागत करें। विनोद सहरावत जी, हमारे दूसरे जिला अध्यक्ष जनेंद्र डवास जी और संजीव जी से भी निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी का तीन उम्मीदवारों को देना है। अब मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि आपको संबोधन करें। We're leaving you with these pictures. A quick break. We'll be back with much more immediately. Stay with us. मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी, जिनके नेतृत्व में दिल्ली में विजय श्री प्राप्त करने वाली हैं, वो किरण बेदी जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश उपाध्याय जी, यहां के हमारे सांसद डॉक्टर उदित राज जी, हमारे पूर्व विधायक श्रीमान जय भगवान जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस चुनाव में भारतीय जनता प्रत्याशी श्री नील दमन खत्री जी, श्री राजेश यादव जी, श्री गुगन सिंह रंगा जी, श्री कुलवंत जी राणा, श्री विजेंद्र गुप्ता, सुरजीत कुमार, प्रभुदयाल जी, श्री अनिल झा, मास्टर आजाद सिंह, श्री नंद किशोर जी गर्ग, श्रीमती रेखा गुप्ता, डॉक्टर महेंद्र नागपाल, रामकिशन जी, डॉक्टर एस.के. वत्स, डॉक्टर रजनी अब्बी,
श्री गोपाल जांग और विशाल संख्या में पधारे हुए दिल्ली के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज विशेष रूप से सार्वजनिक तौर पर आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, दिल्ली से बार बार आवाज उठती थी कि मोदी को गुजरात के बाहर कौन जानता है। मोदी को कौन पहचानता है। ठीक है, गुजरात में मोदी की गाड़ी चलती होगी, लेकिन ये दिल्ली है जिसने मुझ पर इतना प्यार बरसाया, इतना प्यार बरसाया, सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में भर दी। आपने मुझे अपना बना लिया। अब ये मेरी जिम्मेवारी है कि दिल्ली ने मुझे जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, इस कर्ज को चुकाने का जिम्मा मेरा है। और मैं दिल्ली वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा। मैं दिल्ली के विकास की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, भाइयों बहनों, दिल्ली ने मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिए हैं, ताकत दी है, लेकिन साथ साथ ये बात न भूलें, सारे विश्व में आज जब हिंदुस्तान की चर्चा होती है, सारी दुनिया आज जब हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, तो उसकी पहली नजर दिल्ली पर जाती है। दिल्ली की पहचान से ही वो पूरे हिंदुस्तान का हिसाब किताब लगाता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, दिल्ली जो को मिलना चाहिए, दिल्ली में जो होना चाहिए, उस पर बहुत उदासीनता बरती गई है। दिल्ली को दुनिया के भिन्न भिन्न देशों की राजधानी के बराबरी का माहौल चाहिए, विकास चाहिए, अवसर चाहिए, बदलाव चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, आज देश की जिम्मेवारी बनी है कि देश की राजधानी कैसी हो। और जब देश की राजधानी उसका खाका मैं खींचता हूं, जरा चित्र मेरे मन में बनाता हूं, तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेवारी मुझे भी निभानी चाहिए।
और इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आपके सपने मेरे सपने हैं, आपकी आशा आकांक्षा ये मेरी जिम्मेवारी है। और हम मिलकर के देश की राजधानी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं, कांग्रेस पार्टी ने आपके 15 साल बर्बाद कर दिए। वो बड़ी पार्टी थी, पुरानी पार्टी थी, तो उसकी बर्बाद करने की ताकत भी जरा ज्यादा थी। तो उसने 15 साल तक वो काम किया, फिर दूसरे टेम्पररी आए, वे छोटे थे, नए थे, ताकत कम थी, तो 15 साल तो बर्बाद नहीं कर पाए, 1 साल आपका तबाह कर दिया इन लोगों ने। अब हमारी जिम्मेवारी है इन 16 साल की बर्बादी में से दिल्ली को बाहर निकालना, 16 साल की गलतियों को सुधारना और विश्व में गौरव के साथ सीना तान करके कह सके ऐसी देश की राजधानी बनाना, ये बहुत बड़ा भगीरथ काम, उस काम को करने के लिए हमने बिड़ा उठाया है। और उसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे आलोचक, अब ज्यादा मुद्दे तो है नहीं इनके पास, घिसी पीटी बातें अब वो भी जनता के गले नहीं उतरती हैं। इस बार मां बेटे के चुनाव प्रचार का मीडिया वाले भी कोई खास ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभार मुझे एकाध तीखे स्वर में आलोचना कर दे तो फिर मीडिया वाले उसको जरा लाभ देते हैं, वरना उनकी कोई बात आजकल कोई सुनता नहीं है। आपने कल्पना की, जब जनता का मिजाज रूठ जाता है तो लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। न कोई देखने को तैयार नहीं, न कोई सुनने को तैयार है, और घिस पीट करके कहते हैं मोदी जी बताओ महंगाई का क्या हुआ। जरा मैं उनको पूछना चाहता हूं जो मोदी जी को सवाल पूछते हैं, जरा दिल्ली की जनता को बताइए कि जनवरी 2014 में गैस के सिलेंडर की कीमत क्या थी और जनवरी 2015 में गैस सिलेंडर की कीमत क्या है। भाइयों बहनों, 1 साल पहले 1240 रुपये में सिलेंडर बिकता था, आज 605 रुपये में मिलता है। लेकिन झूठ फैलाना, और ये बहुत स्वाभाविक है, इस देश में एक ऐसा वर्ग है जिसको पिछले 60 साल से कुछ लोगों ने पाला पोस कर बड़ा किया है। उनकी रोजी रोटी चली गई है। दिल्ली में तख्त बदलने से
ऐसे लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा हुई है, क्योंकि बिना काम किए शासन में बैठे हुए लोगों के आशीर्वाद से मौज करने का अवसर मिला था। ये कहां से आ गया, पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है ऐसा नहीं है। ये अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानने वाले, विद्वान मानने वाले, ऊपरी तबके की दुनिया के प्रतिनिधि मानने वाले लोगों के लिए मेरे जैसा इंसान उनकी आंखों में बहुत बड़ी परेशानी करता रहता है। और उनके बचाने वालों को मैं खास पूछना चाहता हूं, उनका तो एक चरित्र है, वो करते हैं, अब देश की जनता जान रही है, लेकिन उनको बचाने के लिए जो मशक्कत कर रहे हैं, उनके लिए भी मुझे मन में सवाल उठते हैं। ये कैसे लोग हैं? लोग पूछते हैं उनको कि भाई आपने तो कहा था हम किसी का समर्थन नहीं लेंगे, तो आपने फिर सरकार में समर्थन क्यों लिया? तो कहते हैं हमने मांगा नहीं था, उन्होंने दिया था। फिर कहते थे हम तो मेट्रो वाले हैं। लोगों ने पूछा चार्टर प्लेन में क्यों गए थे? अरे हमने नहीं मांगा था, वो तो उन्होंने दिया था। फिर पूछा गया कि आप विदेश बिजनेस क्लास में क्यों गए? तो बोले हमने थोड़ा मांगा था, उन्होंने दिया था। अब बारी चंदे की आई तो बोले हमने थोड़ा मांगा था, उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिया था। क्या कमाल है भाई, क्या कमाल है। झूठ बोलने की ताकत देखो, बेईमानी की हिम्मत देखो। जो लोग स्विस बैंक में किसका अकाउंट है, उसके अकाउंट नंबर जेब में लेकर के घूमते थे, उन्हें यह मालूम नहीं कि उनके अकाउंट में किसके पैसे आते हैं। बोले हमें मालूम नहीं। भाइयों बहनों, हमारा देश गलतियों को माफ कर सकता है, लेकिन हमारा देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता है। आप याद कीजिए राजीव गांधी के ये हाल क्यों हुए? क्या कांग्रेस सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे थे? लगे थे। इंदिरा जी पर नहीं लगे थे? लगे थे। लेकिन राजीव गांधी को इस पर परेशानी क्यों हुई? राजीव गांधी को परेशानी ज्यादा इसलिए हुई कि उन्होंने अपने आप को मिस्टर क्लीन दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। और जब अपने आप को मिस्टर क्लीन कर करके दुनिया के सामने रखा था, और जब दुनिया ने देखा कि मिस्टर क्लीन नहीं है, फिर देश ने उनको माफ नहीं किया। और इसलिए जो अपने आप को बड़ा ईमानदार बताते थे, उनकी बेईमानी जब आंखें खोल देने वाली बेईमानी। और भाइयों बहनों, काले धन की चर्चा तो बराबर हो रही है देश में। काले धन के प्रति बड़ी नफरत भी पैदा हुई है। लेकिन काली रात, आधी काली रात, घनघोर काली रात, और घनघोर काली रात में काले धन के काले कारनामे, ये तो देश में पहली बार पता चला है। काली रात में काले धन के कारनामे, भाइयों बहनों, ये देश बदल चुका है। यह देश विश्वास और भरोसे की तराजू पर सब चीजों को कसता है।
आपने जनता का विश्वास तोड़ा है। और कुछ लोग तो कांग्रेस को बिगड़ने में इतने साल गए, 125 साल गए कांग्रेस को बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ते, तब जाकर के इतना बिगड़ाव आया। इनका तो जन्म से ही आप कल्पना कर सकते हैं भाई, क्या ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली का भविष्य सुपुर्द किया जा सकता है? क्या झूठ और बेईमानी के भरोसे दिल्ली चल सकता है? भाइयों बहनों, चतुराई लंबे दिन तक नहीं चलती है। बाप छत पे जाकर के चीखता है, चिल्लाता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। और सार्वजनिक जीवन हर पल अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। हम लोग हर बार अग्नि परीक्षाएं देते देते यहां पहुंचे हैं, जनता का विश्वास जीत करके पहुंचे हैं। भाइयों बहनों, आपने पिछले 8 महीने में मुझे काम करते देखा है। एक के बाद एक आपको जो मैंने भरोसा दिया था, जो विश्वास दिया था, इसको पूर्ण करने के लिए आपके आशीर्वाद से मैं पूरी तरह से आगे बढ़ रहा हूं। कुछ लोग हम पर इस बात की आलोचना करते हैं कि आप ऑर्डिनेंस क्यों लाए। हमारे कांग्रेस के वाले दिन रात चिल्लाते हैं, ऑर्डिनेंस क्यों लाए, ऑर्डिनेंस क्यों लाए। हम ऑर्डिनेंस क्या लाए भाई? ई रिक्शा वालों को कानूनी सुरक्षा मिले। मुझे बताइए, ये ई रिक्शा वालों की मदद करना ये गुनाह है क्या? ई रिक्शा वालों का भला करना गुनाह है क्या? अगर ई रिक्शा वालों की मदद करने के लिए हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ा तो लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आखिर सरकार किसके लिए है? सरकार गरीबों के लिए है। सरकार रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए है। और इसलिए हम लाए हैं। जिनको इसके कारण तकलीफ होती है वो ई रिक्शा वाले लिख करके रखो, ये ऑर्डिनेंस के विरोध करने वाले लोग आपके विरोधी है। वे चाहते नहीं कि आपका भला हो। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं। आप मुझे बताइए, दिल्ली के आसपास गांव है, क्या गांव के लोगों को रास्ते नहीं चाहिए क्या? गांव के लोगों को अच्छे रास्ते चाहिए कि नहीं चाहिए? गांव के लोगों को अच्छे अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? गांव के लोगों को अच्छी स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? गांव के लोगों को मेट्रो की सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गांव के लोगों को पीने का शुद्ध पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए? गांव के नौजवानों को रोजगार के लिए वहां पर कारखाने खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? गांव के गरीब को रहने के लिए अफोर्डेबल हाउस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीबों की भलाई के लिए मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन अगर जमीन ही नहीं होगी तो कहां से बनाओगे? गरीब को मकान कहां से दोगे? गांव के बच्चों को स्कूल जाना है, रास्ता कहां से बनाओगे? भाइयों बहनों, हमने काम किया है और मैं मेरे गांव के किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, आपकी भलाई के लिए जितना होगा उसी काम के लिए जमीन का उपयोग होने वाला है। किसी धनपतियों के लिए जमीन का उपयोग होने वाला नहीं है।